नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेखपाल सीरीज का ये 5वां वीडियो है। तो आज की वीडियो में भी हम लोग करंट अफेयर प्लस जीएस इन दोनों को मिलाकर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं करंट अफेयर। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 2019 की बात करते हैं। सभी क्षेत्रों में, जो कि 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार विजेता लिखे हुए हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो आप उनको याद कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं वो आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। तो साहित्य की बात करें तो 2019 में पीटर हैंडके को, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। पिछले वर्ष 2018 में ओल्गा टोकारजुका को मिला था, ठीक है। लेकिन आपको 2019 का याद रखना है, ठीक है। शांति की बात करें तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है अबी अहमद अली को, और ये कौन है? इथियोपिया देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता। तो ये 3 व्यक्तियों को मिला है: अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर। तो जो बीच के एस्थर डफलो हैं वे दूसरे सबसे युवा महिला हैं, ठीक है। और पहले जो अभिजीत बनर्जी हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो इन 3 साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए। अगर आप चाहें तो भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो उतने अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इन्हीं नोबेल पुरस्कारों के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस लिए मिला है उन 3 अर्थशास्त्रियों को? वो मिला है वैश्विक गरीबी उन्मूलन में। वैश्विक गरीबी उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए प्रदान किया गया है, राइट। यानी कि गरीबी को हटाने के लिए उनका एक सिद्धांत जो आया है, उनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिजीत बनर्जी की बात करें तो भारतीय मूल के हैं। उनकी पुस्तक का नाम है पुअर इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक अच्छी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने न्यूनतम आय योजना किसकी सलाह से ली थी? तो वो ली थी अभिजीत बनर्जी की सलाह से। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति का समझ के लिए, रसायन में लिथियम आयन बैटरी के लिए, और चिकित्सा में कोशिका व शरीर क्रिया के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ और पॉइंट की, जो कि आपके जीके से रिलेटेड भी हैं। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो सन 1901 से लगातार दिया जा रहा है, और अर्थशास्त्र में सन 1968 में पहली बार दिया गया था। और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ये स्वीडन के स्टॉकहोम में पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार जो वो आपका नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। तो दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो नोबेल पुरस्कार से आपके इतने पॉइंट बन जाते हैं। बात करते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 की। देखिए, कुछ ऐसे इंडेक्स आते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भूख सूचकांक है कि कौन से देश में गरीबी के कारण भूख की जो रैंकिंग है, यानी कि लोग कितने भूख से पीड़ित रहते हैं, उसकी रैंकिंग आई है। तो उसमें भारत को 102वां स्थान मिला है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो रैंकिंग है वो कर्सन वर्ल्ड वाइड ने जारी की है। ये 14वां वार्षिक संस्करण है इस रैंकिंग का। इसका विषय जो रहा है वो है भुखमरी एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती। इसमें 117 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, और भारत को इसमें 102वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष 103वां स्थान था। सबसे अधिक भुखमरी की कगार पर कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यमन, चाड, मेडागास्कर, ठीक है। लेकिन आपको इसमें क्या याद करना है? भारत की रैंकिंग 102वीं रैंकिंग है, ठीक है। चलिए करंट अफेयर में एक और टॉपिक देख लेते हैं। अभी हाल ही में कुछ स्थल चर्चा में रहे हैं, उनको देख लीजिए। सबसे पहला रहा है सिंगापुर। वो कौन क्यों रहा है? अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन सिंगापुर में किया गया है, और चीनी की अधिक मात्रा वाले पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ये ऐसा पहला शहर विश्व का बना है जहाँ पर शुगर यानी कि चीनी जिस पेय पदार्थ में अधिक होगी उसको प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। अगला है आपका बरूनी पहाड़ी। ये आप ध्यान रखेंगे, बरूनी पहाड़ी। ये चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि पाइक विद्रोह जो हुआ था 200 साल उसके पूरे हो चुके हैं, तो उसका वहाँ पर स्मारक बनाया गया है। भिवानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और निश्चित रूप से आपकी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। भिवानी
ये क्यों प्रसिद्ध है? भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए हैं। देखिए, जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं वो जनरली फसलों के लिए होते हैं, खेती के लिए होते हैं, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ बांटे गए हैं? हरियाणा के भिवानी में। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है बिंजाना। बिंजाना क्यों फेमस हुआ है? केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला है नागसेन वन। कौन सा है? नागसेन वन, महाराष्ट्र। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय धम्म परिषद 2019 का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। टाइफाइड के टीके की शुरुआत करने वाला प्रथम देश बना है। इसके बाद है जबलपुर। जबलपुर क्यों चर्चा में रहा है? यहाँ पर सिख संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। राइट। इसके बाद बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की। तो देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, ये एक सुरंग का नाम बदल के रखा गया है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चेनानी नासरी सुरंग, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, उसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया है। राइट। अगला है बेलग्रेड। आईपीयू यानी कि अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। नोएडा चर्चा में क्यों रहा है? 1250 यानी कि 1250 किलोग्राम का अपशिष्ट निर्मित चरखे का यहाँ पर एक उद्घाटन किया गया है। मैनचेस्टर फेमस क्यों रहा है अभी? तो देखिए, मैनचेस्टर में विश्व का पहला केस यानी हेयर बैंक खुला है, यानी कि जो मनुष्य के बाल होते हैं उसका एक बैंक बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? मैनचेस्टर में। नेक्स्ट है विक्टोरिया। ये चर्चा में क्यों रहा है? ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पहली शाखा खोली है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ठीक है। सेवाग्राम क्यों फेमस रहा है अभी? तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा महाराष्ट्र के सेवाग्राम में की गई है। ग्रेटर नोएडा, देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाने का काम ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कहाँ की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर ग्रेटर नोएडा है। राइट। चलिए, करंट अफेयर में इतने पॉइंट आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस के बारे में आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 16। भाग 16 में क्या दिया गया है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, और वो वर्ग कौन से हैं? एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, तो उनके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 330 से 342 तक। ठीक है, तो आज की वीडियो में इन सब से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं जो एससी और एसटी हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसको परिभाषित कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 366, जो कि आपका भाग 16 में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 366 में उपखंड 25 और 24 में एससी एसटी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 341, जो कि भाग 16 का ही अनुच्छेद है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 341। और अगले ही अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति जनजाति को एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी जाति उपजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिकार किसको है? तो आपका राष्ट्रपति को है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एससी और एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 330 और 332 में क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण दिया गया है। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ सीटों में एससी और एसटी का रिजर्वेशन होता है लोकसभा राज्यसभा में। जैसे कि कोई सुरक्षित सीट होती है लोकसभा में, सुरक्षित सीट मतलब या तो वो एससी एसटी के लिए सुरक्षित होती है। तो ये आरक्षण किस अनुच्छेद में मिला है एससी एसटी को? तो एससी को मिला है 330 के तहत और एसटी को मिला है 332 के तहत। इसी तरह से आंग्ल भारतीयों के लिए भी आरक्षण मिला है, तो वो मिला है 331 और 333 के तहत लोकसभा राज्यसभा में मिला है, लोकसभा और राज्यों के विधानमंडल में मिला है। ठीक है, यानी कि लोकसभा में जो 2 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है आंग्ल भारतीय समुदाय में, वो 331 के तहत है, और राज्य विधानमंडल में 1 सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, वो अनुच्छेद 333 के तहत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इनके आयोगों के बारे में। तो देखिए, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, तो अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 338 में है,
और उसी अनुच्छेद के उपखंड ए यानी कि अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान है, यानी कि इसमें ST आयोग, ठीक है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग और 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है। और कौन गठन करता है? राष्ट्रपति। और इसी के साथ ही एक और आप देख लीजिए कि जो अनुच्छेद 340 है, 340, इसके तहत OBC आयोग यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 340 के तहत है, ठीक है। तो इन आयोगों के गठन को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा SC/ST आयोग बनाया गया था। जो अभी हम लोगों ने बात की कि अनुच्छेद 338 और 338 ए यानी 338 का के तहत जो SC/ST आयोग का गठन किया गया है वो 1990 में संयुक्त रूप से किया गया था। लेकिन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में इन दोनों को अलग अलग आयोग बनाया गया। 2003 में SC का अलग आयोग और ST का अलग आयोग बनाया गया, ठीक है। और दोनों आयोगों के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनको क्रमशः केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, जो कि 3 वर्ष तक अपने पदों पर रहते हैं, राइट। अनुच्छेद 339 के तहत राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व ST के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने हुए आयोग का प्रावधान है, ठीक है। यानी कि जो SC क्षेत्र हैं, ST क्षेत्र हैं, उनके कल्याण के लिए जो एप्लीकेशन दिया जाएगा तो उसके लिए आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 339 में है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग आयोग की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसका पिछड़ा वर्ग जो शब्द है उसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाद में इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 340 के तहत OBC आयोग के गठन का प्रावधान है। सबसे पहले सन 1953 को 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर, नाम आप ध्यान रखेंगे, काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहली बार काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। हालांकि इसकी सिफारिशों को मान्य नहीं किया गया। पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहली बार कौन सा आयोग गठित हुआ? काका कालेलकर आयोग, राइट। इसके बाद उसकी सिफारिशों को अमान्य कर दिया गया। फिर इसके बाद सन 1978 में पुनः एक बार आयोग का गठन हुआ, तो VP मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग बना और मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें 2 वर्ष बाद 1980 में प्रस्तुत की। और मंडल आयोग की जो सिफारिशें थीं जिसमें कहा गया था कि जाति एक आधार है आरक्षण देने का, और उसी की सिफारिशों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया गया और इसकी जो सिफारिशें हैं वो सन 1993 से लागू कर दी गई, ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में आप ध्यान रखेंगे, 2 आयोगों का गठन हुआ, काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग, ठीक है। काका कालेलकर आयोग 1953 में, मंडल आयोग 1978 में। सिफारिशें लागू हुई मंडल आयोग की 1993 में, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के तहत होता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात की कुछ करंट अफेयर के बारे में और एक टॉपिक आपका कवर किया SC/ST OBC के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।